गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारी यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का किस तरीके का इम्प्लीकेशन है किसी भी बैंक मैनेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, जहाँ पे हम बैंक मैनेजमेंट की कुछ इम्प्लीकेशंस देखेंगे जो कि एक मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू होते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द न्यूट्रल मनी। हियर द मनी सप्लाई इज सो एडजस्टेड दैट इज increase or decrease along with the increase or decrease in the production. By these the price level in the country is maintained, thus the money plays a neutral role. अगर आप देखें तो जो पहला पॉइंट है दैट इज़ द न्यूट्रल मनी। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो मनी सप्लाई है उसको एडजस्ट किया जाता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जा सकता है जिस तरीके से हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ जो किसी कंट्री का जो प्राइस लेवल है वो हमेशा मेंटेन किया जा सकता है। तो हम ये कहते हैं कि जो मनी है वो एक तरीके का न्यूट्रल रोल प्ले करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड पॉइंट है हमारा दैट इज़ द फुल एम्प्लॉयमेंट। टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्रीज आर इंकरेज्ड विद द चीप क्रेडिट, दस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज टैकल्ड, लोन्स आर गिवन एट द लेजर रेट ऑफ द इंटरेस्ट। अगर हम देखें तो जो सेकंड पॉइंट है हमारा दैट इज़ द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हम एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज़ को हमें क्या करना होता है, एक चीप क्रेडिट से इंकरेज करना होता है। तो जो प्रॉब्लम है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की उसको हम टैकल करते हैं, और साथ साथ जो बैंक्स है वो अपने कस्टमर्स को, अपने बोरोवर्स को जो लॉन्स देती है वो एक लेजर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देती है। थर्ड पॉइंट क्या है दैट इज़ द प्राइस फैसिलिटी। विथ इंक्रीज इन द मनी सप्लाई प्राइस आर बाउंड टू इंक्रीज। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द प्राइस लेवल द सेंटर विल अडॉप्ट द डिफरेंट क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। अगर हम देखें तो थर्ड पॉइंट के अंदर हम बता रहे हैं दैट इज़ द प्राइस फैसिलिटी। अगर हमारी कंट्री की मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो जो प्राइजेज़ हैं उनको भी बाउंड होना पड़ेगा और वो भी इंक्रीज़ होने लगेंगी। लेकिन अगर हमें अपने प्राइस लेवल को कंट्रोल करना है तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, बहुत सारे क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स को अडॉप्ट करती है जिसके बेसिस पे हम अपने प्राइस लेवल को कंट्रोल कर सकें। इसके बाद आप देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द करेक्टिंग एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। इफ़ मोर imports are restored to with the less exports, the country will experience adverse balance of payment. Along with this, there will be more foreign debt. This has to be corrected, for which imports will be restricted and the exports will be encouraged. Foreign debt repayment will also be arranged. अगर हम देखें तो फोर्थ जो पॉइंट है हमारा उसमें हम अपने एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट्स को रिशॉर्टेड कर रहे हैं और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम है, तो जो कंट्री है वो हमेशा एक्सपीरियंस करेगी एक एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को। अगर हम देखें तो अगर हम किसी भी फॉरेन डेट में हैं तो हमें इन चीज़ों को सही करना होता है। तो हमें अपने इंपोर्ट्स के अंदर रेस्ट्रिक्शन लगाने होते हैं और एक्सपोर्ट्स को इंकरेज करना होता है जिससे कि जो फॉरेन डेट रीपेमेंट है उनको भी अरेंज किया जा सके। इसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द एक्सचेंज रेट फैसिलिटी। द एक्सचेंज रेट इज़ द कंट्री डेप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन द रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी फॉल्स विद मोर डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी। अगर हम देखें तो जो एक्सचेंज रेट है किसी कंट्री की वो डेफिशिएट होती है जब डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो फॉरेन करेंसी के रिलेशन में कम हो। अगर आप देखें तो जो वैल्यू है हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वो हमेशा फॉल होती है जब हमारे फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाए। तो दिस इज़ ड्यू टू द इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स। और ये सब चीज़ें कब होती हैं, जब हम अपने इंपोर्ट्स को बढ़ा देते हैं। तो लेस एक्सपोर्ट्स लीडिंग टू लेस फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है वो भी कम होंगी। व्हेन देयर इज ए एक्सचेंज क्राइसिस, तो उस समय क्या होगा, एक एक्सचेंज क्राइसिस आएगा। तो द सेंट्रल बैंक विल अडॉप्ट सच मेजर बाय विच इट कैन बी कंसर्व मोर फॉरेन एक्सचेंज। तो जो सेंट्रल बैंक है किसी भी कंट्री की वो हमेशा अडॉप्ट करेगी कुछ मेजर्स को जिससे कि वो उस फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व कर सके। तो वन ऑफ द मेजर इज़ द एक्सचेंज कंट्रोल। अगर हम देखें तो उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर होता है किसी भी फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए वो हमारे होते हैं एक्सचेंज कंट्रोल। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारी लिमिटेशन का दैट इज़ इट कैन नॉट बी यूज अंडर नॉर्मल सर्कमटेंस। कि अगर आप देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी को हमेशा किसी भी नॉर्मल सर्कमटेंसेस के अंदर यूज़ नहीं किया जाता। सेकंड पॉइंट क्या है, इट शुड बी यूज्ड ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस। अगर आप देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ हम हमेशा एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस के अंदर ही करते हैं। इट कर्टल्स द फ्रीडम ऑफ कमर्शियल बैंक। अगर आप देखें तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमेशा कर्टल करती है कि कॉमर्शियल बैंक को हमेशा एक तरीके का फ्रीडम मिले।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पीपल डू नॉट एम्प्लॉय अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी स्टिल डिपेंड्स ऑन द सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर हम देखें तो जो पीपल हैं वो कभी भी एम्प्लॉय नहीं होते किसी भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से। तो अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी के लार्ज सेक्शन के अंदर अगर आप देखें तो जो हमारी सोसाइटी है वो मोस्टली डिपेंड करती है एक सेविंग अकाउंट पे, फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे और पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे, जो कि एक इन्वेस्टमेंट टूल है। कॉमर्शियल बैंक हैव लार्ज डिपॉजिट। अगर आप देखें तो जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास एक लार्ज डिपॉजिट होती है। तो आरबीआई इज़ नॉट द मेन और इवन प्रोमिनेंट मनी सप्लायर ऑफ दिस बैंक। तो आरबीआई कभी भी किसी भी बैंक के लिए एक प्रोमिनेंट मनी सप्लायर नहीं होती है। सो वाट एवर मॉनेटरी एक्शन सेंट्रल बैंक टेक हैज़ लिटल और लेट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। तो जो भी सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें कंसिडर कर रही है तो वो हमेशा उस इकोनॉमी को कम से कम इम्पैक्ट करती है। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ मैनी पीपल इन रूरल एरियाज आर आउट ऑफ बैंकिंग नेटवर्क एंड वाट एवर आरबीआई डज हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन देयर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। अगर आप देखें तो हर एक कंट्री के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप देखें तो जो भी पीपल्स रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं वो हमेशा एक बैंकिंग नेटवर्क से बाहर रहते हैं। तो आरबीआई ने देखा कि उनकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उस पर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ा जो कि हमारे रूरल एरिया की वजह से हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ मानसून अनसर्टेनिटी एडवर्स अफेक्ट food production and thereby causes the food inflation. Monetary policy has no impact on the food inflation. अगर आप देखें तो अगर किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी मानसून अनसर्टेनिटी एडवर्स होगी तो वो हमेशा फूड प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगी और इससे क्या होगा कि जो फूड इन्फ्लेशन है उस कंट्री के अंदर वो अराइज होने लगेगा। तो अगर आप देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी कभी भी फूड इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट नहीं करती है। और इसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, इन शॉर्ट क्रेडिट रेशनिंग कैन बी जस्टिफाइड ओनली। तो अगर आप देखें तो क्रेडिट रेशनिंग हमेशा जस्टिफाई करती है एक टेम्परेरी एक्सपीडियंट को, और अगर हम किसी भी एबनॉर्मल मेजर्स को डिटेक्ट कर रहे हैं तो वो एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में किए जाते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने बैंक मैनेजमेंट के क्या क्या इम्प्लीकेशन है किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, तो उनको हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट से कंसिडर किया। सबसे पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रल मनी कि अगर आप देखें तो मनी सप्लाई को हमेशा एडजस्ट किया जा सकता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जा सकता है हमारे प्रोडक्शन लेवल के अकॉर्डिंग। तो हम देख सकते हैं कि किसी भी कंट्री का जो प्राइस लेवल है वो मेंटेन किया जा सकता है, तो इसलिए हम मनी को हमेशा एक न्यूट्रल रोल कहते हैं। सेकंड क्या है दैट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर आप देखें तो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को हमेशा बैंक क्या करती हैं, एक चीप क्रेडिट ऑफ़र करती हैं, इंकरेज करती हैं। तो जो प्रॉब्लम है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की उनको हम ईज़िली टेकल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ को लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक उनको कम से कम रेट पे या कम से कम इंटरेस्ट रेट पे क्या करती है, लोन प्रोवाइड कर सकती है, जिससे कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दैट इज़ द प्राइस फैसिलिटी। अगर आप देखेंगे कि अगर हम मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो प्राइस भी क्या हो जाती है, बाउंड हो जाती है इंक्रीज़ होने के लिए। तो अगर हमें अपने प्राइस लेवल को कंट्रोल करना होता है तो सेंट्रल बैंक हमेशा कुछ क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स को यूज़ करती है, अडॉप्ट करती है, जिससे कि इन चीज़ों से ओवरकम हो सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा था हमने कि एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करना। अगर आप देखें कि अगर हम इंपोर्ट्स को रिशॉर्टेड कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स कम कर रहे हैं तो कंट्री हमेशा एक्सपीरियंस करती है एक एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को। और अगर हम किसी भी फॉरेन डेब्ट को हैं तो इसके लिए हमें करेक्ट करना होता है कि हमें अपने इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करना होगा और अपने एक्सपोर्ट्स को इंकरेज करना होगा। तो जो भी हमारे फॉरेन डेब्ट रीपेमेंट है उनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा दैट इज़ एक्सचेंज रेट फैसिलिटी। अगर आप देखें तो किसी भी कंट्री की जो एक्सचेंज रेट है वो हमेशा डेफिशिट होती है जब जो कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी है अगर वो फॉरेन करेंसी के बिहाफ पे उसकी वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। तो जो वैल्यू है हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वो हमेशा फॉल होगी, तो जो फॉरेन करेंसी की डिमांड है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। और अगर देखें हम तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं कि जो अगर हम अपने इंपोर्ट्स को बढ़ा देते हैं और एक्सपोर्ट्स कम कर देते हैं तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है कम होने लगती है और जो डिमांड है हमारी फॉरेन करेंसी की वो बढ़ने लगती है। अगर हम लेस एक्सपोर्ट्स को लीड कर रहे हैं तो वो हमेशा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को भी क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इससे क्या होता है उस कंट्री के अंदर एक्सचेंज क्राइसिस आते हैं।
तो जो सेंट्रल बैंक है वो हमेशा उन मेजर्स को अडॉप्ट करती है जिससे कि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मेजर यूज़ किया जाता है जो कि है हमारा एक्सचेंज कंट्रोल, जिसके थ्रू हम अपने एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट या हम अपने कंट्री की एक्सचेंज रेट को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद हमने इस टॉपिक के अंदर लास्ट में पढ़े थे कि क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसी की लिमिटेशंस हैं, तो उनको भी हमने पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पे कंसीडर किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।